जाकर उसे मेरा नाम बताना और हाँ कहना फीस उस नहीं लगी। हाँ वकील साहब,
तब वो शायद मान जाए। पर वकील साहब, आपका नाम? नाम भगत राम, वकील भगत राम। आदमी मुसाफिर है, आता है ना जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। चल रहा हूँ तो वकील साहब, ये रहा आपका मुकदमा। बड़ी मुश्किल से इसे मना पाया हूँ। बड़ा साहब, बीड़ी है क्या? क्या मतलब बीड़ी है क्या? तुम लोग क्या सोचते हो मेरे बाप का कोई बीड़ी का कारखाना है? बीड़ी है क्या? मैंने अपने वकील से ठीक से बात कर। आपका ही नाम फंदी है ना? जी हाँ। आप ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ? बड़ा साहब ने मुझे पहले ही बता दिया आप वकील हैं। क्यों? आप वकील नहीं है? इसमें क्या शक? लेकिन फंदी, लोग भी अजीब होते हैं, मेरे वकील होने पर भी संदेह करते हैं। आपको तो अपने वकील होने से शक नहीं है? नहीं, मुझे अपने वकील होने पर कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि जितनी रोमन लोग मैंने पढ़ी है ना, उतनी किसी दूसरे वकील ने ना पढ़ी होगी। तुम जानते हो ये रोमन लोग क्या होती है? आप भी अजीब है वकील साहब। मैं जैना ट्रक ड्राइवर, मैं रोमन लॉ को क्या जानूं? तुम्हारा कहना भी ठीक है। बहुत सारे लोग वकील होने के बाद भी नहीं जानते रोमन लॉ किस चिड़िया का नाम है। रोमन लॉ। बंदी, इसकी बात छिड़ते ही मेरे सामने छात्रावास का वो कमरा आ जाता है। तुम जानते हो ये छात्रावास क्या होता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये छात्रावास होता क्या है? हॉस्टल। अरे तो सीधा सीधा उसे हिंदी में कहिए ना, हॉस्टल। हाँ भाई, हिंदी में हॉस्टल ही सही। हम खड़े क्यों हैं? आइए बैठते हैं। दरअसल बंदी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। अरे आप नीचे क्यों बैठ गए? हम लोग नीचे ही बैठते हैं। अरे नहीं नहीं, आप यहाँ बैठिए। नहीं नहीं, वो मॉडल चल रहा है। अरे नहीं नहीं, कुछ कहिए, आप बैठ जाइए। बैठ जाऊँ? हाँ। हाँ बंदी, मैं आपसे ये वकील साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँगा। कहो। आप तब से मुझे लगातार आप कह रहे हैं, थोड़ी शर्म आ रही है। वो क्या है ना, आज तक किसी भले आदमी ने, किसी भी वकील ने हमें तू के अलावा कुछ नहीं किया। वकील साहब, मैं तब से एक ही बात सोच रहा हूँ। कौन सी? कि आप इतनी शराबत रखकर वकीली कैसे कर रहे हो? बंदी, मैं ये वकीली छोड़ सकता हूँ, पर शराबत नहीं। मैं तुम्हारे मुकदमे में अपनी जान लड़ा दूंगा। दादा, मेरे मुकदमे में? लेकिन वकील साहब, मैं आपको अपना वकील कैसे बना सकता हूँ? आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। नहीं बंदी, तुम्हें इतना हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारा मुकदमा ले लिया है और मुझे पूरी आशा है कि ये मुकदमा मैं जरूर जीतूंगा। लेकिन आपने मेरा मुकदमा ले कैसे लिया? मैंने तो किसी को अपना वकील ही नहीं चुना है। नहीं बंदी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने भी मुझे अपना वकील लगाया है। मैंने? हाँ। नहीं वकील साहब, इसमें जरूर कोई गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। अब आप ही सोचिए ना, अगर मेरे पास वकील लगाने के लिए पैसा होता तो मेरा बाप मरता क्यों? बंदी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने ही मुझे अपना वकील लगाया है। हाँ, अच्छा याद करो, तुम परसों के दिन कोर्ट में लाए गए थे ना, शनिवार के दिन? हाँ, याद आया। अरे कोर्ट में तो मेरी घरवाली और मेरा लड़का पुट्टू भी आए। आपने उन्हें नहीं देखा वकील साहब? नहीं बंदी, मैंने उन्हें नहीं देखा। क्या बताऊं वकील साहब, मेरा जो लड़का है ना, बड़ा चंटे लड़का। गुलेल का निशाना तो इतना बढ़िया लगाता है कि सामने वाले से अच्छा, ये बताओ, जब तुम कोर्ट में लाए गए थे तब जज साहब ने तुमसे क्या पूछा था? जज साहब? हाँ। जज ने तो कोई खास बात नहीं पूछी थी, बस भाई खुदा को हाजिर हाजिर जानकर बोले। और याद करो। और तो कुछ याद नहीं आता। और कुछ याद नहीं आता? अरे हाँ, जब सरकारी वकील अपनी बात कहने के लिए उठा था तब जज साहब ने क्या तो ऐसा कहिए ना, तब जज ने कहा था
कि मुजरिम का वकील कौन है। और इस पर तुमने क्या कहा था? हाँ, मैंने कहा था। अब वो बात वकील साहब क्या करूँ, जुबान पर कंट्रोल नहीं होता, मुंह से निकल गई। मैंने कहा था घर में साली फूटी कोड़ी नहीं है, वकील कहाँ से पैदा कर। तो जज साहब ने इस पर तुम्हें डांटा था और कहा था कि अदालत में साला साली रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद तुमने माफी मांगी थी। हाँ मांगी थी, पर ऐसी माफी को आप कहाँ ले बैठे हैं वकील साहब, वो तो मैं अक्सर मांगता ही रहता हूँ। अच्छा, इसके बाद जज साहब ने क्या कहा था, याद करो। इसके बाद जज साहब ने कहा था, हाँ तुम्हें सरकारी खर्च पर वकील दिया जाए। और वकील साहब मैंने साहब मना कर दिया कि मुझे वकील नहीं चाहिए। इसके बाद जज साहब ने तुम्हें समझाया। हाँ समझाया। तो अपना जज है ना, बड़ा भला आदमी लगा, डांटता है तो पुचकारता है, बहुत भला आदमी है जज साहब। बंदी, अब अच्छे से याद करो कि इसके बाद कोर्ट के बाबू ने तुम्हारे सामने कुछ वकीलों के नाम पड़े थे। हाँ, लेकिन पता है वो नामों को इतनी तेजी से पढ़ रहा था जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। और फिर जज साहब ने कहा था कि इनमें से किसी एक को चुन लो। हाँ, अब बंदी, सवाल ये है कि इतने सारे नामों में से तुमने केवल भगतराम का ही नाम चुना, आखिर क्यों? क्या तुम जानते थे कि भगतराम इस पीढ़ी का सबसे होशियार है? लेकिन सबसे बदकिस्मत वकील, क्या तुम उस वकील को जानते थे? नहीं नहीं वकील साहब, मैं किसी वकील वालिस्टर को नहीं जानता, क्योंकि मैं खानदानी चोर नहीं हूँ। क्या है, खानदानी चोर ही खानदानी वकीलों को जानते हैं। बंदी, तब तुमने मुझे यानी वकील भगतराम को ही किस आधार पर चुना? वकील साहब वो तो संजोग था, 100% संजोग था। संजोग? हाँ, पता है जब मुझका बाबू वकीलों के नाम तेजी से पढ़ रहा था, तब मेरा ध्यान भीड़ में बैठी मेरी औरत के मुरझाए चेहरे पर। किसी भी मुसीबत से ना घबराने वाली मेरी घरवाली वकील साहब 1 महीने में सूख कर कांटा हो गया। वो मेरा गुप्तल कैसे टुकुर टुकुर मेरी ओर देख रहा। तो तुम वकीलों के नाम नहीं सुन रहे हो? वकीलों के नाम क्या, साले भगवान के नाम है जिनका सुनना जरूरी है। भगतराम याद रहे, लेकिन वो कैसे? भगतराम मेरे बाप का नाम था वकील साहब। वही जिसे तुमने मार दिया, जिसकी तुमने हत्या कर दी। हाँ वही, बाप केवल एक ही होता है वकील साहब। तुम्हारे पिता का नाम वही है जो मेरा है, भगतराम। हाँ, जब जज साहब ने पूछा तो मैंने बता दिया। पर वकील साहब आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँगा। जरूर करो। जब मैंने आपका नाम लिया तब कोर्ट में बैठे बाबू लोग, सरकारी वकील हंसने क्यों लगे? और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जज साहब भी मुस्कुरा रहे थे। क्यों? इसने तो बंदी हंसने लगा। अब तुम देखना, मैं एक एक के चेहरे से हंसी गायब करता हूँ या नहीं। बंदी, इस बार भाग्य मेरा जरूर साथ दे रहा है, तभी इस प्रकार के संयोग बन रहे हैं। मरहूम का नाम भी भगतराम और वकील का नाम भी भगतराम। वकील साहब मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब किसी के पास वकील लगाने के लिए पैसा नहीं होता है तब सरकार उसे वकील क्यों दे? बंदी, वो इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, हर एक व्यक्ति को बचाव का पूरा मौका मिलना चाहिए। अच्छा, तो क्या वकील के बिना न्याय नहीं दिया जा सकता? तो नहीं दिया जा सकता, वो चाहे तो खुद अपनी पैरवी कर सकता है। ऐसे तो मैं व्यवहार आदमी हूँ वकील साहब, पर सच बताइएगा, वकील न्याय के लिए लड़ता है या फिर अपने मौत के लिए? क्या हुआ वकील साहब? नहीं बंदी, लगता है इस बार भाग्य जरूर मेरा साथ दे रहा है। तो जिस प्रकार के प्रश्न कर रहे हो ना, उससे पहली बार लगता है मुझे किसी सूझबूझ वाले मुजरिम का मुकदमा मिला है। अच्छा, तो फिर मेरे मुकदमे के बारे में आपका क्या ख्याल है? लोग तो कहते हैं इसमें कोई जान नहीं, मुझे फांसी जरूर हो। नहीं बंदी, तुम बच जाओगे, मेरा मन कहता है तुम जरूर बच जाओगे। हाँ, इसमें मेहनत बहुत लगेगी। और पर मैं तो कोर्ट में बयान दे चुका हूँ वकील साहब कि मैंने अपने बाप को मारा है। हाँ फंसी, तुम्हारा बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दोनों तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक?
साहब आप वकील साहब आप सिगरेट नहीं पीते? नहीं एक मिनट, तुम चाहो तो मंगवा सकता हूँ। नहीं रहने से जब अगर आप नहीं पीते हैं तो फिर मैं पीकर क्या करूँ? मैं सोचता था आप इतना अधिक दिमागी काम करते हैं तो सिगरेट तो पीते ही होंगे। वकील साहब एक बात बताओ, मैं तो बीड़ी के बिना एक मील भी ट्रक नहीं चला सकता और भगवान कसम ये मिल जाए, जानते हो क्या खंबा, अगर ये मिल जाए ना तो सड़ी से सड़ी ट्रक भी हवाई जहाज हो जाती। हाँ तो मैं सिगरेट मंगा देता हूँ। यहाँ हाँ यहाँ। नहीं वो बॉर्डर चल रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको। वकील बॉर्डर साहब साहब, बॉर्डर साहब, बॉर्डर साहब, बॉर्डर साहब आया वकील साहब। बॉर्डर साहब आपको एक तकलीफ देगी। तुम दे वो ठंडी सिगरेट पीना चाहता हूँ। वकील साहब यहाँ हाँ बॉर्डर साहब, मैं आपकी दिक्कत समझता हूँ, लेकिन आप ठंडी को कभी कभार सिगरेट पिला दिया करेंगे। और हाँ, ये बची हुई चिल्लर आप रख लीजिएगा, ठीक है? वकील साहब आपको क्या बताऊँ कि कैदी लोग दिन भर मुझसे बीड़ी मांगते रहते हैं। मैं भला किस किस को बीड़ी पिलाऊँ? आप तो जानते हैं ना हर चीज़ को कैसी आग लगी हुई है। हाँ बॉर्डर साहब, आपका कहना भी ठीक है। आचेस वकील साहब देखा आपने 10 रुपयों का मसला फालतू बन गया, पैसा फालतू बनाता है और गरीबी अपाही। लेकिन वकील साहब मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप मुझ पर इतना खर्च क्यों करते हैं? आपको मुझसे दया आती है? ऐसी बात तो नहीं है पंडित। वकील साहब पता नहीं आपकी बातों से ऐसा क्यों लगता है कि शायद मैं बच जाऊंगा। मेरी बातों में तुम्हें ऐसा क्या लगा? अरे आप इतने अधिक मेहनती हैं, दिन रात मेरे मुकदमे के लिए पड़े थे। और आपको क्या कह रहे थे अभी, क्या कहा? हाँ रोमन लॉ भी आपको पूरी तरह याद। आपने मुझे बीड़ी भी पिलाई, इतना फोन किसके लिए करता है वकील साहब? तो तुम बचना चाहते हो? और कौन मरना चाहता है वकील साहब? फिर मैं क्यों मरना चाहूँगा? ट्रक चलाता था, आज दिल्ली, कल भोपाल, फिर कलकत्ता, फिर मुंबई, 200 रुपये पगार, रास्ते का खर्च अलग से। और अगर रास्ते में 2-4 सवारी मिल गई ना वकील साहब तो मजे ही मजे। अब आप ही बताइए, ऐसी जिंदगी छोड़कर कोई भला मरना चाहेगा? तो ठीक है पंडित, मैं ये मुकदमा जरूर जीतूंगा। तुम देखना, मैं भी लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि वकील भगत राम भी कोई मुकदमा जीत सकता है। इस मुकदमे के साथ वकील भगत राम का एक नया अवतार होगा। आप जरूर जीतेंगे वकील साहब, भगवान आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। तो तेरा पंडित, कल कोर्ट में जो कुछ भी होगा उसकी यहाँ पर एक अच्छी रिहर्सल कर लेते हैं, ताकि कल के लिए कोई कसर ना रह जाए। मतलब कल की तैयारी हम यहाँ पे करें? हाँ हाँ, यहाँ अभी। पंडित, कोर्ट की जानकारी तुम्हें होगी ही ना? हाँ बहुत अच्छी तरीके से पता है वकील साहब, मैंने एक फिल्म देखी थी पूरी 25 बार, जिसमें शुरू से लेके आखिरी तक कोर्ट ही कोर्ट था। भगवान कसम क्या गजब की फिल्म थी। आप कहे तो मैं कहानी सुना? नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ रिहर्सल कर लेते हैं अभी, ठीक है? अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हाँ। ये कुर्सी, यहाँ बैठेंगे जज साहब, मिस्टर रणधवा, बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह। जज साहब, ठीक समझ गए? और हाँ, यहाँ रहेगा सरकारी वकील, वो भेड़िए की तरह दिखने वाला। वही, लेकिन आदमी अच्छा है। अब शक्ल सूरत तो उसकी अपनी बनाई हुई नहीं है। हाँ ठीक है, और यहाँ रहोगे तो मैं हाँ, यानी कि मुजरिम,
मुजरिम। ठीक है, तो समझ गए कौन कौन कहाँ रहेगा? हाँ समझ गए ना, जल्दी बताओ। देखो वहां पर रहेंगे जज साहब, बिल्कुल ठीक। ठीक है, यहाँ पर रहूंगा मैं यानी कि मुजरिम, ठीक। और वहाँ सरकारी वकील, ठीक है। और फंदी सामने सैकड़ों लोग बैठे होंगे, आपस में बातें कर रहे होंगे, ऐसा? हाँ, यहाँ सामने। तो इन लोगों में मेरी घरवाली और मेरा लड़का पुत्तू भी होगा कि नहीं वकील साहब? हाँ, फंदी भी लोग होंगे। वो क्या है, मुजरिम के नजदीकी रिश्तेदार होने के कारण उन्हें शायद सामने ही बिठाया जाए। हाँ सामने ही बिठाए। हाँ, लेकिन सुनो, हाँ। उनकी तरफ कम से कम देखना, क्यों? नहीं तो तुम घबरा जाओगे। ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं देखेंगे। तो वैसे भी क्या है वकील साहब, अब उनकी ओर देखना नहीं चाहता। तो ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो अरे वकील साहब, हाँ? एक बात तो रह ही गई। कौन सी? अरे आपने सबका तो बता दिया कौन कहाँ रहेगा। हाँ, कहाँ रहेंगे? अच्छा, फंदी में रहूंगा यहाँ, यानी कटघरे के ठीक सामने। यानी बिल्कुल मेरे पास। हाँ। अरे वाह वकील साहब, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। सरकारी वकील है, मुझे मेरे पास आता है तो मुझे बड़ा डर लगता है। नहीं नहीं फंदी, मेरे वहाँ रहते तो मैं घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है। ठीक है, चलो हम इधर उधर की बातें बंद करते हैं। 11 बज चुके हैं। हाँ। जज साहब कोर्ट में आ गए। आ गए। ठीक। बड़ा सा चेहरा, मैं हाँ आप वहाँ पे, बड़ा सा चेहरा, हाँ। तीखी आंखें, और उस पर चढ़ा एक मोटा सा चश्मा। अब उन्होंने चश्मा उतार दिया है, कोर्ट में तुम्हारे केस के कागज पढ़ रहे हैं। अब वे सरकारी वकील से सरकारी पक्ष रखने के लिए कहते हैं। सरकारी वकील अपनी कुर्सी से पूरे आत्मविश्वास के साथ उठता है, जज साहब को झुककर अभिवादन करता है और बोलना शुरू करता है। माय लॉर्ड, मैं आपके आदेश से मुजरिम फंदी बल्द भगत राम के मुकदमे के तथ्य अदालत के समक्ष रख रहा हूँ। मुजरिम फंदी बल्द भगत राम शहर के बाकीपुरा मोहल्ले में रहता था। पिछले कई वर्षों से ट्रक चलाने का काम करता था, लेकिन फंदी कभी किसी एक ट्रक कंपनी की नौकरी में नहीं टिका। जाने क्यों, पर फंदी कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं बन सका। गलत है ये रोनरी, गलत है। फंदी बल्द भगत राम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में पिछले 5 साल से नौकर था। गांजे की स्मगलिंग में राजी न होने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद वो अपने बाप की बीमारी में उलझा रहा। भगवान कसम योर ऑनर, फंदी बहुत भरोसे का आदमी है। योर ऑनर, मुझे अपना बयान जारी रखने दिए जाए और मुजरिम के वकील से कहा जाए कि बीच में ना बोले। मुजरिम बयान जारी रहे। तो माय लॉर्ड, मैं बता रहा था कि फंदी बल्द भगत राम कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं रहा। फंदी का बाप भगत राम कैंसर की बीमारी से पीड़ित था। कैंसर की बहुत बिगड़ी हालत होने के बाद भी फंदी का बाप कम से कम 1 माह और जी सकता था। जिस दिन हत्या की घटना हुई, उस दिन शाम को फंदी शराब के नशे में धुत अपने घर लौटा। घर लौटने पर उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या वो दर्द कम करने का इंजेक्शन लाया है। इस पर फंदी अपने बाप पर भड़क उठा। दोनों में कहा सुनी हो गई। माय लॉर्ड, बात इतनी बढ़ गई कि फंदी ने आओ देखा न था और अपने बाप का गला घोट दिया। योर ऑनर, जब फंदी अपने बाप का गला घोट रहा था, भोला दरवाजे पर खड़ा था। भोला ने हत्या का पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा। माय लॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट है कि फंदी के बाप की मृत्यु गला घोटने के कारण ही हुई है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे फंदी बल्द भगत राम पर दफा 302 के अंतर्गत कत्ल का जुर्म कायम किया जा रहा है। ये सच है योर ऑनर कि फंदी उस दिन शाम को घर लौटा था, लेकिन शराब पीकर नहीं। भगवान कसम, उसके पास शराब पीने के लिए फूटी कोड़ी भी नहीं थी। फंदी अपने बाप को बचाना चाहता था। वो अपने बाप को दिलो जान से मोहब्बत करता था। माय लॉर्ड, ये क्या है? मुझे अपना बयान जारी रखने दिया जाए, मुझे गवाहों को पेश करने दिए जाए। ये बीच मुजरिम के वकील का बयान जारी है। पर योर ऑनर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मैं बता रहा था कि बाप की बीमारी में फंदी नंगा हो गया, उसकी औरत और बच्चे तबाह हो गए। इधर उसकी औरत और बच्चे दाने दाने को मोहताज हो रहे थे और उधर उसके बाप की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही। वो मछलियों की तरह तड़पता रहता। माय लॉर्ड, बचाव का वकील तो किसी नाटक के अभिनेता की तरह अभिनय कर रहा है। बीच में मत बोलिए आप, मुझे बोलने दीजिए। और आप यूं बोलने दीजिए आप। तो ये ऑनर, मैं बता रहा था कि फंदी का बाप ना तो जीता था ना मरता था। मैं 24 घंटे एक ही रट लगाए रहता था कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जहर दे दो, कुल्हाड़ी से मेरे 2 टुकड़े कर दो। धीरे धीरे फंदी के बाप की हालत इतनी खराब हो गई कि केवल बेहोशी का इंजेक्शन लगाने पर ही उसे नींद आती। डॉक्टर हरपाल सिंह 5 रुपए में 1 इंजेक्शन लगाते। चाहे लोगों की जान चली जाए, लेकिन डॉक्टर हरपाल सिंह अपना रुपया नहीं छोड़ सकते।
बंदी के बाप की हालत इतनी खराब हो गई कि बंदी के पास बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए भी पैसे नहीं। वकील के बयान का इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त मैं आपसे दरखास्त करता हूँ वकील साहब, मुझे बोलने दीजिए। आप कोर्ट में इस तरह मारिए गोली, मारिए गोली। तो जनरल, मैं बता रहा था कि बंदी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके पास बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए पैसे नहीं। बाप का दर्द से चीखना, उसका कलेजा चीख रहा था, वो हर घड़ी मौत मांगता। भगवान कसम, जिंदगी बह रहे हैं, मौत तो हो, मौत भी बह रहे हैं हो गई थी। और उस दिन शाम बंदी घर लौट रहा था। रास्ते में खान ने उसकी छाती पे डंडा तानकर उसकी बेइज्जती की। घर आते ही औरत ने ऐलान कर दिया कि घर में चावल नहीं। उसके लड़के कुत्तू को पड़ोस के लड़कों ने मारा, उसके कान से खून बह रहा। घर में कदम रखे, बाप ने पूछा, बेटा बेटा आज इंजेक्शन लगेगा? बेटा बंदी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आज इंजेक्शन लगेगा? मैंने कहा नहीं। फिर क्या था? मेरा बाप खटिया से उतरकर मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगा और मुझसे कहने लगा, बेटा इंजेक्शन दे या मौत, इंजेक्शन दे या मौत, इंजेक्शन दे या मौत। मैं इंजेक्शन तो नहीं दे सकता था, पर मौत तो दे ही सकता था। मेरा हाथ ना जाने कैसे अपने बेटा बाप के गले की ओर बढ़ गई। बेटा मुझे मार दे। मेरी उंगलियां ना जाने कैसे अपने बाप के गले को कसने लगी। मुक्त कर दे बेटा मुझे। इस तरह मेरा बाप मर गया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आती हुई मौत को देखकर मेरा बाप हंस रहा था, जैसे उससे मनचाही मुराद मिल गई। मुझे इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि भोला दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा। बंदी, ये क्या हो गया था तुम्हें? कुछ नहीं वकील साहब, ये कुछ नहीं। मेरी बंदी, तुम्हें कुछ तो हुआ था। तुम ये सब क्या कर रहे थे? माफ कीजिए वकील साहब, मेरे जो मन में आया मैंने कह दिया। आपकी कोर्ट में तो मुझे ये मौका मिलता है, वहाँ तो मेरी जबान खुलती नहीं। माफ। बंदी, मैं
अगर वैसे पूछता तो शायद तुम इतना नहीं बताते जितना तुम अभी एक बात समझ गए होंगे कि मुकदमे की असली कहानी क्या है, कि मेरा कसूर क्या है। लेकिन मैं बच नहीं सकूँ, मुझे कोई काम भी नहीं बचा सकता वकील साहब। ये तुम्हारी इसी कहानी को तो अदालत के सामने लाना है, फिर आगे का सवाल। तुमने अपने बाप को मारा जरूर, लेकिन तुम्हारा इरादा अपने बाप को मारने का नहीं। तो कोर्ट के सामने यही बात सिद्ध करूंगा। लेकिन आप ये सिद्ध कैसे करेंगे? गवाहों को उल्टाकर। आप गवाहों को कैसे उल्टा देंगे वकील साहब? भगवान कसम, सरकार की ओर से जितने भी गवाह लाए जाएंगे ना, सबकी सब सारे एक से एक नाम खराब होंगे। तुम देखते जाओ, बस जाओ, उस कटघरे के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। मतलब यहाँ पर गवाही का भी नाटक होगा? हाँ, तुम हसरत और सभी गवाहों को अच्छे से जानते हो। हाँ, तो मेरे सारे सवालों के जवाब ऐसे देना जैसे तुम एक असली गवाह हो। सरकार की ओर से सरकारी वकील सबसे पहले हसरत को बुलाएगा, ठीक है? ठीक है, तो तुम्हें हसरत की गवाही देनी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मालूम है, सरकार की ओर से सबसे पहले मुकदमे के तशदीद गवाह हसरत बंद करीमुल्लाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मालूम है, सबसे पहले मुकदमे के तशदीद गवाह हसरत बंद करीमुल्लाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? बिल्कुल ठीक, ये किया वकील साहब, आ जाओ। अब फंदी, हाँ, तुम हसरत और सभी गवाहों को अच्छी तरह से बहुत जानते हो? अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल उसी की जुबान में गवाही है। हाँ, ठीक है। पूछिए आप, इंस्पेक्टर होके पूछिए। तुम्हारा नाम? हजरत। बाप का नाम? करीमुल्लाह। तुम फंदी को जानते हो? जी हाँ, बचपन से जानते हैं। फंदी कैसा आदमी है? फंदी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है फंदी। बोलो ना। अच्छा, मतलब उसकी जुबान में जवाब देना? हाँ, अच्छा वकील साहब, ठीक है, अब आप पूछिए, मैं हसरत की जुबान में जवाब दूँ। ठीक है। पूछिए। हाँ, तो हसरत बंद करीम खान, हाँ, एक बात बताओ, क्या तुम फंदी के यहाँ आते जाते रहते थे? हाँ हुजूर। अरे फंदी का घर तो अपने घर लिया ना हुजूर, जब तलक फंदी के घर नहीं जाओ अपना खाना ही नहीं पकता था हुजूर। हाँ, तब तो तुम ये बहुत अच्छे से बता सकते हो कि फंदी और उसके पिता के संबंध कैसे थे। बहुत अच्छे थे, दोनों में बहुत मोहब्बत थी। हाँ, क्या फंदी का बाप बीमार था? हाँ, बीमार तो था, उसको कैंसर था ना गले का। देखो तुमसे जितना पूछा जाए केवल उतने का जवाब। बहुत अच्छा, माफी चाहता। ठीक है, अब ये बताओ, हाँ, क्या फंदी अपने पिता का इलाज अच्छे से करा रहा था? बहुत अच्छी तरीके से करा दिया था हुजूर, लेकिन क्या है, उसका बाप बच नहीं फिर सकता वही, था। जब कहा ना जितना पूछा जाए उतने का जवाब दो। बहुत अच्छा, डबल माफी चाहता। अच्छा ये बताओ, फंदी ने अपने बाप के इलाज के लिए कर्ज लिया था? हाँ, लिया था। वो जो खिन्नी वाले मैदान में खान करामतुल्लाह खान रहते ना, उनसे कर्जा लिया था। हाँ, और उस दिन शाम को तुम फंदी के यहाँ क्यों गए थे? किस दिन शाम को? उस दिन शाम को जिस दिन फंदी के बाप की हत्या हुई। अच्छा, उस दिन शाम को? अरे वो बात ऐसी हुई हुजूर, जो जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी के हसनात भाई है ना, उन्होंने हमसे कहा था कि फंदी को काम मिल सकता, बस यही बताने के लिए फंदी के यहाँ गए थे। हाँ? और जब तुम वहां पहुंचे, हाँ, तो तुमने क्या देखा? बड़ा खौफनाक सीन था हुजूर, बड़ा खौफनाक सीन था। ये फंदी अपने बाप को दिलो जान से चाहने वाला खटिया पे चढ़ के अपने बाप का गला घोट लिया था। तुमने उसे रोका नहीं? अरे जब तक मैं रोकता तब तक तो उसके बाप का काम तमाम हो गया था ना। तो तुमने अपनी आंखों से देखा कि फंदी खटिया पर चढ़कर अपने पिता का गला अपने इन हाथों से घोट लिया। और उस समय फंदी की औरत कहाँ गई थी? फंदी की औरत? हाँ? घर में चावल खत्म हो गया था हुजूर, तो पड़ोस में मांगने के लिए गई। तो हजरत मियाँ, आपने अपनी आंखों से देखा कि फंदी खटिया पर चढ़कर अपने बाप का गला अपने हाथों से घोट लिया।
क्या बचाव के वकील साहब को गवाह से कोई सवाल करने हैं? कैसे बात? करिए। हसरत, तुम क्या काम करते हो? वैसे तो मैं क्लीनर हूँ हुजूर, लेकिन खुदा की मेहरबानी रही तो जल्द ही ड्राइवर देखो, बन जाऊं। तुमसे जितना प्रश्न किया जाए केवल उतने का ही उत्तर दो। बहुत अच्छा, उतने का ही देंगे। हाँ अच्छा ये बताओ, हाँ, क्या तुम फंदी के घर के हालात से अच्छी तरह से परिचित हो? बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। फंदी अपना जिगर जान दोस्त रिया। तुमने कभी फंदी को अपनी औरत से लड़ते हुए देखा? अरे कभी नहीं हुजूर, खुदा का नाम लीजिए, अल्लाह तौबा। फंदी जैसा सोहर चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलेगा। अच्छा, और तुमने कभी फंदी को अपने पिता पर हाथ उठाते देखा? नहीं नहीं, कभी नहीं। वो तो अपने बाप को दिलो जान से चाहता था। तो इस तरह तुम फंदी को एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति मान सकते और बिल्कुल इसमें क्या शक है? हो। एक बात बताओ, हाँ क्या फंदी को पैसों की बहुत तंगी थी? हाँ, तंगी तो थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। हाँ, बहुत पतली हो गई थी। हाँ और क्या उसकी नौकरी छूट गई? हाँ, नौकरी भी छूट गई। उन्होंने अपने बाप के लिए कर्ज भी लिया होगा। लिया था वो खन्नी वाले मैदान के खान करामतुल्लाह खान से। अच्छा हसरत मियां, हाँ उस दिन शाम को जब तुम फंदी के यहाँ गए हाँ, तब कितना बज रहा था? तब कितना तब बज लिया था? 8 बज लिया था। 8 बज लिया था। हाँ? हाँ? आपके पास घड़ी थी? नहीं, घड़ी नहीं पहनती। तब तुम कैसे कह सकते हो कि 8 ही बज रहा? अंदाज या के लिया हूँ, अंदाज का। अच्छा, और जब तुम वहाँ पहुँचे तो हाँ। वहाँ उस कमरे में हाँ? रोशनी कितनी थी? हल्की हल्की रोशनी थी। हल्की हल्की रोशनी हल्की। थी। ये की लाइट थी? नहीं, ये मेरे को याद नहीं है, लेकिन हल्की हल्की थी। हल्की हल्की रोशनी थी। हाँ तो हल्की हल्की रोशनी में तुमने अच्छे से देख लिया कि फंदी ही अपने बाप का गला घोट रहा। हाँ, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता ना। ये देखने के बाद भी तुम वहाँ कितनी देर? मैं बिल्कुल नहीं रुका, कानून की जानकारी मुझे भी है। मैं सीधे थाने भागा, सीधे थाने। तुमने ये देखने की कोशिश नहीं की कि गला घोटने वाला फंदी था या फिर कोई और? नहीं, मैं क्यों देखूं? फंदी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता ना, उसकी औरत थोड़ी ना घोटेगी। तुमने अभी अभी कहा हाँ कि फंदी और उसके बाप से संबंध बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो मैं अब भी कहता, दोनों में बहुत अच्छी मोहब्बत थी। अब भी कहता। तो फंदी को अपने बाप का गला घोटते हुए देखकर तुम्हें बड़ा अचरज हुआ होगा ना? बहुत अच्छा हुआ। और थोड़ा विश्वास भी? हाँ, अब उस बात मैं सो रहा हूँ। लीजिए वकील साहब, हसरत की गवाही से निपट गई। फंदी तुम्हें विश्वास है कल कोर्ट में हसरत इसी तरह बोले? अरे हाँ, बिल्कुल इसी जुबान में जवाब देगा, देखना। तो ठीक है। हाँ अब सरकारी वकील सरकार की ओर से अगले गवाह में हाँ, डॉक्टर चंद्रभूषण को पेश करेगा। कोई डॉक्टर हो? हाँ। लेकिन वकील साहब, मैं डॉक्टर की गवाही नहीं दे सकूँ। क्यों? अरे वकील साहब, आप तो जानते ही हैं मेरी डॉक्टरी की जानकारी कितनी है। जी तुम घबराओ नहीं, हाँ। बस मैं तुमसे जो सवाल करूँ उनके छोटे छोटे जवाब दे देना। छोटे छोटे, हाँ, सीधे सीधे। सीधे सीधे। ठीक, ठीक है, कोई गलती हो तो क्षमा कर। ठीक है, आ जाओ। पूछे वकील साहब। पायलट है, सरकार की ओर से अगले गवाह में डॉक्टर चंद्रभूषण को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आपका नाम? ठीक है। ऐसे रहते ना डॉक्टर। आपका नाम? चंद्रभूषण, डॉक्टर चंद्रभूषण। डॉक्टर चंद्रभूषण। जी मरहूम महतराम का पोस्टमार्टम आपने ही किया? जी हाँ, डॉक्टर साहब, आप पोस्टमार्टम पर किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि मरहूम भगत राम की मौत गला घोटने के कारण हुई। क्या मृत्यु उसी समय हो गई थी? जी हाँ, क्या मृत्यु का कारण उसकी कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं सुना पाया। क्या बचाव पक्ष के वकील साहब को गवाह से कोई सवाल करने हैं? नो यार। क्यों? क्यों वकील साहब, आपको गवाह से सवाल क्यों नहीं करने? सभी में डॉक्टर से सवाल इसलिए कोर्ट नहीं करता। लो वकील साहब, क्या मेरा मुकदमा इतना ही होगा? आपको लगता है मैं इतने में ही बच जाऊंगा? नहीं फंदी, हमारा मुकदमा इतना ही नहीं होगा। वही तो। हाँ, अभी तो बचाव के गवाह होंगे, फिर जिरा होंगे। अच्छा, बचाव के गवाह। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, आप बचाव के गवाह में किस किस को पेश करेंगे? फंदी, सबसे पहले तो मैं उस करामतुल्लाह खान को पेश करूंगा।
वो खिलने वाले मैदान वाले को, उस खून चूसने वाले को? अरे वकील साहब, उसकी तो सूरत से ही मुझे नफरत है। आपको उसकी ब्याज की दर का जरा भी अंदाजा नहीं है। बंदी, हमें यही तो सिद्ध करना है। यही यानी क्या वकील साहब? यही यानी ये कि जब तुम्हारे हाथों खून हुआ तब तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। खून करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था, वो सब कुछ सिर्फ परेशानी में था। ऐसा? हाँ ठीक है, खान को निपटा लेते हैं। ठीक है, अजब जी। जनाब, मैं बचाव की ओर से अगले गवाह में खान को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? करामतुल्लाह खान को। हाँ, इजाजत है करामतुल्लाह खान को बुलाने की। धन्यवाद। तुम्हारा नाम? वरना करामतुल्लाह खान है। अच्छा, तो तुम खान है? ऐसा कर पूछता जी, हम असली खान का असली बच्चा होता जी। तो खान साहब, आप तो यहाँ कब से हो? हम इधर ही पैदा हो, खिन्नी वाले मैदान इधर ही पैदा हो। तुम फंदी को जानते हो? बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कैसे? मैंने उसको कर्जा दिया, कितना? 500 रुपये। और तुम्हारे ब्याज की दर? ब्याज का दर वो बहुत मामूली लेता था, रुपया से मामूली। रुपया सैकड़ा? आज तो खान साहब, फंदी आपका ब्याज का रुपया समय पर पटाता रहा? हाँ, शुरू में तो चुकाया करता था, लेकिन बाद में नहीं। बाद में वो हमको बोला कि उसका बाप बहुत बीमार है, घर का बर्तन बिक गया, औरत का गहना बिक गया। बात बना था, अच्छा, बात बात पे बोल। ठीक है, एक बात और बताओ, हाँ, बोलो। क्या फंदी बहुत परेशान था? हमको नहीं मालूम साहब, हमको नहीं मालूम। परेशान तो साला हम था, हमारा रुपया 500 रुपया डूब गया साला, हमको ठीक देने है। नहीं गया। दीजिए वकील साहब, ये खान तो निपट गया, लेकिन इससे कोई तुम्हें होगी ना? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। पता है वकील साहब, मैंने एक फिल्म देखी थी पूरी 25 बार, जिसमें शुरू से लेके आखिरी तक कोट ही कोट था। भगवान कसम, क्या गजब की फिल्म थी। आप कहें तो नहीं। एक कहानी सुना? नहीं देख सुनो। नहीं नहीं, हम यहाँ रिहर्सल कर लेते हैं अभी, ठीक है? अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हाँ, ये कुर्सी, यहाँ बैठेंगे जज साहब, मिस्टर रणधवा, बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह। जज साहब। जज साहब, ठीक? समझ गए? ठीक। और हाँ, यहाँ रहेगा सरकारी वकील, वो भेड़िए की तरह दिखने वाला। भाई, लेकिन आदमी अच्छा है। अब शक्ल सूरत तो उसकी अपनी बनाई हुई नहीं है, हाँ, ठीक है? और यहाँ रहोगे तो मैं। हाँ, यानी कि मुजरिम, मुझे ठीक है? तो समझ गए कौन कौन कहाँ रहेगा? हाँ, समझ गए ना? जल्दी बताओ। देखो, वहां पर रहेंगे जज साहब, बिल्कुल ठीक। ठीक है। यहाँ पर रहूंगा मैं, यानी कि मुझे ठीक। और वहाँ सरकारी वकील, ठीक है? वो फंदी सामने सैकड़ों लोग बैठे होंगे, आपस में बातें कर रहे होंगे। ऐसा। हाँ, यहाँ सामने। तो इन लोगों में मेरी घरवाली और मेरा लड़का खूबसूरती होगा कि नहीं वकील साहब? हाँ, फंदी भी लोग होंगे। वो क्या है, मुजरिम के नजदीकी रिश्तेदार होने के कारण उन्हें शायद सामने ही बिठाया जाए। हाँ, सामने ही बिठाए। हाँ, लेकिन सुनो, हाँ। उनकी तरफ कम से कम देखना, क्यों? नहीं तो तुम घबरा जाओगे। ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं देखेंगे। तो वैसे भी क्या है वकील साहब, अब उसकी ओर देखा नहीं जाता। तो ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो अरे वकील साहब, हाँ, एक बात तो रह ही गई। कौन सी? अरे आपने सबका तो बता दिया, कौन कहाँ रहेगा, हाँ, कहाँ रहेंगे। अच्छा, फंदी में रहूंगा यहाँ, यानी कटघरे के ठीक सामने। यानी बिल्कुल मेरे पास। हाँ। अरे वाह वकील साहब, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। सरकारी वकील है, मुझे मेरे पास आता है तो मुझे बड़ा डर लगता है। नहीं नहीं फंदी, मेरे वहाँ रहते तो मैं घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है। ठीक है, चलो हम इधर उधर की बातें बंद करते हैं। 11 बज चुके हैं। हाँ। जज साहब कोर्ट में आ गए। आ गए। ठीक? बड़ा सा चेहरा। मैं हाँ, आप वहाँ पे। बड़ा सा चेहरा, तीखी आंखें, और उस पर चढ़ा एक मोटा सा चश्मा। अब उन्होंने चश्मा उतार दिया है और वे तुम्हारे केस के कागज पढ़ रहे हैं। अब वे सरकारी वकील से सरकारी पक्ष रखने के लिए कहते हैं। सरकारी वकील अपनी कुर्सी से पूरे आत्मविश्वास के साथ उठता है, जज साहब को झुककर अभिवादन करता है और बोलना शुरू करता है। माय लॉर्ड, मैं आपके आदेश से मुझे फंदी बंद भगत राम के मुकदमे के तथ्य अदालत के समक्ष रख रहा हूँ। मुझे
मुजरिम फंदी बल्द भगत राम शहर के बाकीपुरा मोहल्ले में रहता था। पिछले कई वर्षों से ट्रक चलाने का काम करता था, लेकिन फंदी कभी किसी एक ट्रक कंपनी की नौकरी में नहीं टिका। जाने क्यों, पर फंदी कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं बन सका। गलत है ये रोनरी, गलत है। फंदी बल्द भगत राम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में पिछले 5 साल से नौकर था। गांजे की स्मगलिंग में राजी न होने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद वो अपने बाप की बीमारी में उलझा रहा। भगवान कसम योर ऑनर, फंदी बहुत भरोसे का आदमी है। योर ऑनर, मुझे अपना बयान जारी रखने दिए जाए और मुजरिम के वकील से कहा जाए कि बीच में ना बोले। मुजरिम बयान जारी रहे। तो माय लॉर्ड, मैं बता रहा था कि फंदी बल्द भगत राम कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं रहा। फंदी का बाप भगत राम कैंसर की बीमारी से पीड़ित था। कैंसर की बहुत बिगड़ी हालत होने के बाद भी फंदी का बाप कम से कम 1 माह और जी सकता था। जिस दिन हत्या की घटना हुई उस दिन शाम को फंदी शराब के नशे में धुत अपने घर लौटा। घर लौटने पर उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या वो दर्द कम करने का इंजेक्शन लाया है। इस पर फंदी अपने बाप पर भड़क उठा। दोनों में कहा सुनी हो गई। माय लॉर्ड, बात इतनी बढ़ गई कि फंदी ने आओ देखा न था और अपने बाप का गला घोट दिया। योर ऑनर, जब फंदी अपने बाप का गला घोट रहा था, भोला दरवाजे पर खड़ा था। भोला ने हत्या का पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा। माय लॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट है कि फंदी के बाप की मृत्यु गला घोटने के कारण ही हुई है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे फंदी बल्द भगत राम पर दफा 302 के अंतर्गत कत्ल का जुर्म कायम किया जा रहा है। ये सच है योर ऑनर कि फंदी उस दिन शाम को घर लौटा था, लेकिन शराब पीकर नहीं। भगवान कसम उसके पास शराब पीने के लिए फूटी कोड़ी भी नहीं थी। फंदी अपने बाप को बचाना चाहता था। वो अपने बाप को दिलो जान से मोहब्बत करता था। माय लॉर्ड, ये क्या है? मुझे अपना बयान जारी रखने दिया जाए, मुझे गवाहों को पेश करने दिया जाए। ये बीच मुजरिम के वकील का बयान जारी है। पर योर ऑनर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के योर अनुसार ऑनर, मैं बता रहा था कि बाप की बीमारी में फंदी नंगा हो गया। उसकी औरत और बच्चे तबाह हो गए। इधर उसकी औरत और बच्चे दाने दाने को मोहताज हो रहे थे और उधर उसके बाप की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही। वो मछलियों की तरह तड़पता रहता। माय लॉर्ड, बचाव का वकील तो किसी नाटक के अभिनेता की तरह अभिनय कर रहा है। बीच पे मत बोलिए आप, मुझे बोलने दीजिए। और आप यूं बोलने दीजिए आप। तो ये ऑनर, मैं बता रहा था कि फंदी का बाप ना तो जीता था ना मरता था। मैं 24 घंटे एक ही रट लगाए रहता था कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जहर दे दो, कुल्हाड़ी से मेरे 2 टुकड़े कर दो। धीरे धीरे फंदी के बाप की हालत इतनी खराब हो गई कि केवल बेहोशी का इंजेक्शन लगाने पर ही उसे नींद आती। डॉक्टर हरपाल सिंह 5 रुपए में 1 इंजेक्शन लगाते। चाहे लोगों की जान चली जाए, लेकिन डॉक्टर हरपाल सिंह अपना रुपया नहीं छोड़ सकते। धीरे धीरे फंदी के बाप की हालत इतनी खराब हो गई कि फंदी के पास बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए भी पैसे नहीं। वकील के बयान का इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं वकील साहब, मुझे बोलने दीजिए। आप कोर्ट में इस तरह मारिए गोली, मारिए गोली। तो योर ऑनर, मैं बता रहा था कि फंदी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके पास बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए पैसे नहीं। बाप का दर्द से चीखना उसका कलेजा चीर रहा था। वो हर घड़ी मौत मांगता। भगवान कसम, जिंदगी बह रहे हैं, मौत तो हो, मौत भी बह रहे हैं हो गई थी। और उस दिन शाम फंदी घर लौट रहा था। रास्ते में खान ने उसकी छाती पे डंडा तानकर उसकी बेइज्जती की। घर आते ही औरत ने ऐलान कर दिया कि घर में चावल नहीं। उसके लड़के पुत्तू को पड़ोस के लड़कों ने मारा, उसके कान से खून बह रहा। घर में कदम रखे बाप ने पूछा, बेटा बेटा आज इंजेक्शन लगेगा? बेटा बंदी में कुछ पूछ रहा हूँ, आज इंजेक्शन लगेगा? मैंने कहा नहीं।
फिर क्या? फिर क्या था? मेरा बाप खटिया से उतर कर मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगा और मुझसे कहने लगा, बेटा इंजेक्शन दे या मौत, इंजेक्शन दे या मौत, इंजेक्शन दे या मौत। मैं इंजेक्शन तो नहीं दे सकता था, पर मौत तो दे ही सकता था। मेरा हाथ ना जाने कैसे अपने मार दे बेटा, बाप के गले की ओर बढ़ गया। मार दे बेटा, मुझे मार दे। मेरी उंगलियां ना जाने कैसे अपने बाप के गले को कसने लगी। मुक्त कर दे बेटा मुझे। इस तरह मेरा बाप मर गया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आती हुई मौत को देखकर मेरा बाप हंस रहा, जैसे उससे मन चाही मुराद मिल गई। मुझे इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि भोला दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा। बंदी, ये क्या हो गया था तुम्हें? कुछ नहीं वकील साहब, ये कुछ नहीं। मेरी बंदी, तुम्हें कुछ तो हुआ था। तुम ये सब क्या कर रहे थे? माफ कीजिए वकील साहब, मेरे जो मन में आया मैंने कह दिया। आपकी कोर्ट में तो मुझे ये मौका मिलता है, वहाँ तो मेरी जवान खुलती है। माफ बंदी, मैं वैसे पूछता तो शायद तुम इतना नहीं बताते जितना तुम अभी एक बात समझ गए होंगे कि मुकदमे की असली कहानी क्या है, कि मेरा कसूर क्या है। लेकिन मैं बच नहीं सकूँ, मुझे कोई कानून नहीं बचा सकता वकील साहब। ये तुम्हारी इसी कहानी को तो अदालत के सामने लाना है, फिर आगे का सवाल। तुमने अपने बाप को मारा जरूर, लेकिन तुम्हारा इरादा अपने बाप को मारने का नहीं। तो कोर्ट के सामने यही बात सिद्ध करूंगा। लेकिन आप ये सिद्ध कैसे करेंगे? गवाहों को उल्टाकर। आप गवाहों को कैसे उल्टा देंगे वकील साहब? भगवान कसम, सरकार की ओर से जितने भी गवाह लाए जाएंगे ना, सबकी सब सारे एक से एक नामक हराम होंगे। बंदी, तुम देखते जाओ बस, जाओ उस कटघरे के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। मतलब यहाँ पर गवाही का भी नाटक होगा। हाँ, तुम हजरत और सभी गवाहों को अच्छे से जानते हो। हाँ, तो मेरे सारे सवालों के जवाब ऐसे देना जैसे तुम एक असली गवाह हो। सरकार की ओर से सरकारी वकील सबसे पहले हसरत को बुलाएगा, ठीक है? ठीक है, तो तुम्हें हसरत की गवाही देनी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे मालवाड़ में सरकार की ओर से सबसे पहले मुकदमे के तशदीद गवाह हसरत बंद करीमुल्लाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मालवाड़ में सबसे पहले मुकदमे के तशदीद गवाह हसरत बंद करीमुल्लाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। बिल्कुल ठीक।
ठीक किया ना वकील साहब। आ जाओ। अब फंदी, हाँ, तुम हजरत सभी गवाहों को अच्छी तरह से बहुत जानते हो? अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल उसी की जुबान में गवाही है। हाँ ठीक है, पूछिए आप इंस्पेक्टर होके पूछिए। तुम्हारा नाम? हजरत बाप का नाम? करीमुल्ला। करीम। तुम फंदी को जानते हो? जी हाँ, बचपन से जानते हैं। फंदी कैसा आदमी? फंदी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है फंदी। बोलो ना। अच्छा, मतलब उसकी जुबान में जवाब देना? हाँ अच्छा वकील साहब ठीक है, अब आप पूछिए, मैं हजरत की जुबान में जवाब दूँ। ठीक है। पूछिए। हाँ तो हजरत बंद करीम खान, हाँ एक बात बताओ, क्या तुम फंदी के यहाँ आते जाते रहते थे? हाँ हुजूर। अरे फंदी का घर तो अपने घर लिया ना हुजूर, जब तक फंदी के घर नहीं जाओ अपना खाने नहीं पकता था हुजूर। हाँ? तब तो तुम ये बहुत अच्छे से बता सकते हो कि फंदी और उसके पिता के संबंध कैसे? बहुत अच्छे थे, दोनों में बहुत मोहब्बत थी। हाँ? क्या फंदी का बाप बीमार था? हाँ बीमार तो था, उसको कैंसर था ना गले का। यानी देखो तुमसे जितना पूछा जाए केवल उतने का जवाब। बहुत अच्छा, माफी चाह। ठीक है, अब ये बताओ, हाँ क्या फंदी अपने पिता का इलाज अच्छे से करा रहा था? बहुत अच्छी तरीके से करा दिया था हुजूर, लेकिन क्या है उसका बाप बच नहीं फिर सकता वही, था। जब कहा ना जितना पूछा जाए उतने का जवाब दो। बहुत अच्छा, डबल माफी चाह। अच्छा ये बताओ, फंदी ने अपने बाप के इलाज के लिए कर्ज लिया था? हाँ लिया था, वो जो खिन्नी वाले मैदान में खान करामतुल्लाह खान रहते ना, उनसे कर्जा लिया था। हाँ? और उस दिन शाम को तुम फंदी के यहाँ क्यों गए थे? किस दिन शाम को? उस दिन शाम को जिस दिन फंदी के बाप की हत्या हुई। अच्छा उस दिन शाम को? अरे वो बात ऐसी हुई हुजूर, जो जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी के हसनात भाई है ना, उन्होंने हमसे कहा था कि फंदी को काम मिल सकता है। बस यही बताने के लिए फंदी के यहाँ गए थे। हाँ? और जब तुम वहां पहुंचे हाँ। तो तुमने क्या देखा? बड़ा खौफनाक सीन था हुजूर, बड़ा खौफनाक सीन था। ये फंदी अपने बाप को दिलो जान से चाहने वाला खटिया पे चढ़ के अपने बाप का गला घोट लिया था। तुमने उसे रोका नहीं? अरे जब तक मैं रोकता तब तक तो उसके बाप का काम तमाम हो गया था ना। तो तुमने अपनी आंखों से देखा कि फंदी खटिया पर चढ़कर अपने पिता का गला अपने इन हाथों से घोट लिया। और उस समय फंदी की औरत कहाँ गई थी? फंदी की औरत हाँ? घर में चावल खत्म हो गया था हुजूर, तो पड़ोस में मांगने के लिए गई। तो हजरत मियाँ, आपने अपनी आंखों से देखा कि फंदी खटिया पर चढ़कर अपने बाप का गला अपने हाथों से घोट रहा। घोट लिया। क्या बचाओ के वकील साहब को गवाह से कोई सवाल करने हैं? करिए। हजरत तुम क्या काम करते हो? वैसे तो मैं क्लीनर हूँ हुजूर, लेकिन खुदा की मेहरबानी रही तो जल्द ही ड्राइवर देखो बन जाऊँ। तुमसे जितना प्रश्न किया जाए केवल उतने का ही उत्तर दो। बहुत अच्छा, उतने का ही देंगे। हाँ? अच्छा ये बताओ, हाँ? क्या तुम फंदी के घर के हालात से अच्छी तरह से परिचित हो? बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। फंदी अपना जिगर जान दोस्त रिया। तुमने कभी फंदी को अपनी औरत से लड़ते हुए देखा? अरे कभी नहीं हुजूर, खुदा का नाम लीजिए, अल्लाह तौबा। फंदी जैसा सोहर चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। और तुमने कभी फंदी को अपने पिता पर हाथ उठाते देखा? नहीं नहीं कभी नहीं, वो तो अपने बाप को दिलो जान से चाहता था। तो इस तरह तुम फंदी को एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति मान सकते हो। और बिल्कुल इसमें क्या शक है। एक बात बताओ, हाँ? क्या फंदी को पैसों की बहुत तंगी थी? हाँ, तंगी तो थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। हाँ, बहुत पतली हो गई थी। हाँ और क्या उसकी नौकरी छूट गई? हाँ, नौकरी भी छूट गई। उन्होंने अपने बाप के लिए कर्ज भी लिया होगा। लिया था वो खिन्नी वाले मैदान के खान करामतुल्लाह खान से। अच्छा हजरत मियाँ, हाँ उस दिन शाम को जब तुम फंदी के यहाँ गए हाँ, तब कितना बज रहा था? तब कितना बज लिया था? 8 बज लिया था। 8 बज लिया था। हाँ? हाँ? आपके पास घड़ी थी? नहीं, घड़ी नहीं पहनती। अब तुम कैसे कह सकते हो कि 8 ही बज रहा? अंदाज या के लिया हूँ, अंदाज का। अच्छा। और जब तुम वहाँ पहुँचे तो हाँ। वहाँ उस कमरे में हाँ? रोशनी कितनी थी? हल्की हल्की
नहीं ये मेरे को याद नहीं है, लेकिन हल्की हल्की थी। हल्की हल्की रोशनी थी। हाँ तो हल्की हल्की रोशनी में तुमने अच्छे से देख लिया कि फंदी ही अपने बाप का गला घोट रहा। हाँ, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता ना। ये देखने के बाद भी तुम वहां कितनी देर? मैं बिल्कुल नहीं रुका, कानून की जानकारी मुझे भी है, मैं सीधे थाने भागा, सीधे थाने। तुमने ये देखने की कोशिश नहीं की कि गला घोटने वाला फंदी था या फिर कोई और? नहीं, मैं क्यों देखूं? फंदी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता ना, उसकी औरत थोड़ी ना घोटेगी। तुमने अभी अभी कहा हाँ कि फंदी और उसके बाप से संबंध बहुत अच्छे हैं, हाँ, वो मैं अब भी कहता, दोनों में बहुत अच्छी मोहब्बत थी। अब भी कहता। तो फंदी को अपने बाप का गला घोटते हुए देखकर तुम्हें बड़ा अचरज हुआ होगा ना? बहुत अच्छा हुआ। और थोड़ा विश्वास भी। हाँ, अब इस बात मैं सो रहा हूँ। लीजिए वकील साहब, हसरत की गवाही करने पड़ी। नहीं तुम्हें विश्वास है कल कोर्ट में हसरत इसी तरह बोले? अरे हाँ, बिल्कुल इसी जुबान में जवाब देगा, देखना। तो ठीक है। हाँ अब सरकारी वकील सरकार की ओर से अगले गवाह में हाँ, डॉक्टर चंद्रभूषण को पेश करे। कोई डॉक्टर हो? हाँ। लेकिन वकील साहब मैं डॉक्टर की गवाही नहीं दे सकूँ। क्यों? अरे वकील साहब, आप तो जानते ही हैं मेरी डॉक्टरी की जानकारी कितनी है। जी तुम घबराओ नहीं, बस मैं तुमसे जो सवाल करूँ उसके छोटे छोटे जवाब दे देना। छोटे छोटे, हाँ, सीधे सीधे। सीधे सीधे। ठीक, ठीक है। कोई गलती हो तो क्षमा कर। ठीक है, आ जाओ। पूछे वकील साहब। पायलट है, सरकार की ओर से अगले गवाह में डॉक्टर चंद्रभूषण को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। आपका नाम? ठीक है, ऐसे रहते ना डॉक्टर। आपका नाम? चंद्रभूषण, डॉक्टर चंद्रभूषण। डॉक्टर चंद्रभूषण। जी मरहूम महतराम का पोस्टमार्टम आपने ही किया? जी हाँ, डॉक्टर साहब आप पोस्टमार्टम पर किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि मरहूम भगत राम की मौत गला घोटने के कारण हुई। क्या मृत्यु उसी समय हो गई थी? जी हाँ। क्या मृत्यु का कारण उसकी कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। क्या बचाव पक्ष के वकील साहब गवाह से कोई सवाल करने हैं? नो यार। क्यों क्यों वकील साहब, आपको गवाह से सवाल क्यों नहीं करना? सभी में डॉक्टर से सवाल इसलिए कोर्ट नहीं करता। लो वकील साहब, क्या मेरा मुकदमा इतना ही होगा? आपको लगता है मैं इतने में ही बच जाऊंगा? नहीं पंडित, हमारा मुकदमा इतना ही नहीं होगा। वही तो। हाँ, अभी तो बचाव के गवाह होंगे, फिर जिरा होंगे। अच्छा, बचाव के गवाह। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, आप बचाव के गवाह में किस किस को पेश करेंगे? पंडित सबसे पहले तो मैं उस करामतुल्लाह खान को पेश करूंगा। वो खिन्नी वाले मैदान वाले को, उस खून चूसने वाले को? अरे वकील साहब, उसकी तो सूरत से ही मुझे नफरत है। आपको उसकी ब्याज की दर का जरा भी अंदाजा नहीं है। पंडित हमें यही तो सिद्ध करना है। यही यानी क्या वकील साहब? यही यानी ये कि जब तुम्हारे हाथों खून हुआ तब तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। खून करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था, वो सब कुछ सिर्फ परेशानी में था। ऐसा? हाँ ठीक है, खान को निपटा लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है। जनाब मैं बचाव की ओर से अगले गवाह में खान को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? करामतुल्लाह खान को। हाँ, इजाजत है करामतुल्लाह खान को बुलाने की। धन्यवाद। तुम्हारा नाम? हमारा नाम करामतुल्लाह खान है। अच्छा, तो तुम खान है? ऐसा कर पूछता जी, हम असली खान का असली बच्चा होता जी। तो खान साहब आप यहाँ कब से हो? हम इधर ही पैदा हो, खिन्नी वाले मैदान इधर ही पैदा हो। तुम फंदी को जानते हो? बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कैसे? मैंने उसको कर्जा दिया, कितना? 500 रुपया। और तुम्हारे ब्याज की दर? ब्याज का दर वो बहुत मामूली लेता साहब, रुपया से मामूली। रुपया सैकड़ा? हाँ। तो खान साहब फंदी आपका ब्याज का रुपया समय पर पटाता रहा? हाँ, शुरू में तो चुकाया करता, लेकिन बाद में नहीं। बाद में वो हमको बोला कि उसका बाप बहुत बीमार है, घर का बर्तन बिक गया, औरत का गहना बिक गया, बात कराता था। अच्छा। बात पे बोल। ठीक है, एक बात और बताओ। हाँ, बोलो। क्या फंदी बहुत परेशान था? हमको नहीं मालूम साहब, हमको नहीं मालूम। परेशान तो साला हम था, हमारा रुपया 500 रुपया डूब गया साला, हमको ठीक देखे है। नहीं गया।
लीजिए वकील साहब, ये कान तो निपट गया, लेकिन इससे कोई खास चीज हाथ नहीं है। क्या कहते हैं? हाँ बस कर्ज वाली बात सिद्ध हो गई। हाँ, कर्ज वाली बात सिद्ध हो गई। लेकिन वकील साहब अब बताइए, आप बचाव का गवाह नंबर 2 कौन होगा? हाँ, बचाओ का गवाह नंबर 2 कौन? तुम्हारी औरत। मेरी औरत? अरे वकील साहब, उसको रहने दीजिए, फालतू उसको परेशान मत करिए, वो वैसे ही बहुत परेशान मुरझा गई है। क्यों? अरे नहीं, नहीं, फंदी उसका कोर्ट में आना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन उसको कोर्ट में लाकर आप क्या साबित कर देंगे? ये मैं वही साबित करूंगा, तुम्हारी परेशानी। तुम्हारी औरत के बाद और तुम्हारी औरत से ज्यादा तुम्हारी परेशानी के बारे में और कौन बता सकता है? ऐसा? हाँ ठीक है, ठीक है, बुलाइए उसको। ठीक है। देखना वकील साहब, अपने मर्द की जान बचाने के लिए वो औरत अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। देखना, आइए। और वकील साहब, कुछ नहीं। यूर ऑनर, मैं बचाव की ओर से अगले गवाह में फंदी की पत्नी फूल कुंवर को बुलाने की इजाजत है। इजाजत है? ये क्या है? आप भी अजीब है वकील साहब, मेरी औरत है, खुला सिर लेकर कहीं नहीं जाती है, संस्कारी है। अच्छा, तो हाँ। शपथ। हाँ। मैं भगवान की कसम खाती हूँ कि जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। आपका नाम? नाम? नाम फूल कुंवर। फूल कुंवर। और आपकी उम्र कितनी है? उम्र याद नहीं आती, याद करिए। जो मेरी माँ बताती थी क्या बताती थी? कि जब गांधी बाबा को गोली लगी थी तब मैं 5 साल की थी। अच्छा, गांधी जी को गोली लगी थी 1948 में, तब आप 5 साल की थी। 5 साल? 1943 तो लगभग 26 साल। हाँ, ऐसे ही कुछ रहा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ, फंदी से आपकी शादी कब हुई? यही कोई 10 साल हुए हैं मुझे। 10 साल। हाँ। और इन 10 सालों में फंदी ने कभी तुम्हें पीटा? नहीं नहीं, कभी नहीं। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझसे बहुत प्रेम करता था, उसने कभी नहीं पीटा। अदालत को सच सच बताओ, क्या एक बार भी नहीं पीटा? बताओ। हाँ, मतलब कभी कभार एक बार चाटा मार दिया करता था। तो फंदी मारता भी था। तो इसमें क्या हर्ज है? जो मर्द अपनी औरत को एक चाटा भी नहीं मारता, क्या आप उसको मर्द कहेंगे? कहेंगे? अच्छा, एक बात बताओ, तुमने कभी फंदी को अपने पिता से लड़ते हुए नहीं नहीं, मेरे पति ने जितना ख्याल अपने बाप का रखा उतना तो कोई पराया भी नहीं रखता, बहुत प्रेम करता था मेरा पति। क्या तुम्हारे ससुर के इलाज में तुम्हारे गहने बिक गए थे? हाँ। क्या घर का एक एक बर्तन बिक गया था? हाँ। घर की हालत कैसी हुई? घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में फाका पड़ने लगा था। और तुम्हारे ससुर की हालत कैसी थी? मेरा ससुर दर्द के मारे चीखता था, चिल्लाता था, मछलियों की तरह तड़पता था, बम मारता था। वो तुमसे कभी कुछ कहता था? हाँ, कहता था, मुझसे कहता था, बहू मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता, कहीं से मुझे जहर ला दो, मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता, कुल्हाड़ी से मेरे 2 टुकड़े कर दो बहू, नहीं होता सहन, मुझे मार दे। ठीक है, एक बात बताओ, क्या अक्सर फंदी का बाप इसी तरह की बातें करता था? हाँ, ऐसे ही कहता रहता था। और उसकी हालत देखकर तुम्हें क्या लगता था? मुझे लगता था हुजूर कि कहीं इसको मौत आ जाती तो अच्छा हो, कम से कम बेचारे को दर्द से छुटकारा तो मिलता। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ। उस दिन शाम को जब फंदी के बाप की यानी तो तुम्हारे ससुर की हत्या हुई, हाँ, उस दिन शाम को तुम कहाँ गई थी? घर में चावल खत्म हो गया था तो पड़ोस में चावल मांगने गई थी, पुत्र रो रहा था। हाँ। तुम चावल मांगने गई थी, हाँ। और जब तुम वापस लौटी तो तुमने वहाँ क्या देखा? मैंने देखा हुजूर कि मेरा जो ससुर है वो खटिया पे मुर्दा पड़ा हुआ है। मेरा पति वहाँ बैठा और मेरा ससुर मुर्दा पड़ा हुआ था। मेरा ससुर मरे। लीजिए वकील साहब, मेरी औरत की गवाही तो निपट गई। अब बचाव का गवाह नंबर 3 कौन हो? बताइए, तैयार हो?
उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आपको लगता है क्या मैं इतने में ही बच जाऊंगा? लेकिन वकील साहब, मैं जज के रूप में सोचा हूं, आप तो किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं सके। यही तो तुम भूलते हो फंदी। मैं इसी बात पर तो कमाल करूंगा। क्या मैंने तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं जमा दी कि खून करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं? वकील साहब, ये बात तो मेरे दिमाग में पहले से ही जमी हुई थी। बात तो जज के दिमाग में जमाने का है। फंदी, ये बात जज साहब के दिमाग में भी जमेगी। उनके सामने भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि खून करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था। यदि तुम अपने बाप को मारना चाहते तो बंबई ले जाकर उसका बड़े डॉक्टर से इलाज क्यों कराते? यदि खूने की तरह तुम्हारा दिल पत्थर का होता तो उसे 1 महीना और तकलीफ से देते और उसे मरने देते अपनी मौत। अब जज की तरह नहीं, मतलब अब फंदी की तरह नहीं, अब जज की तरह सोचो और बताओ, क्या मेरी बात में वजन नहीं? आपकी बात में वजन तो लगता है वकील साहब, जज भी सोचे। फंदी, देखना, यदि कल भाग्य ने साथ दिया ना तो मैं भी दिखा दूंगा। लो, अब इसमें भाग्य की बात कहाँ से आ गई वकील साहब? फंदी, भाग्य ने आज तक कभी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन पहली बार लग रहा है कि भाग्य मेरा साथ जरूर दे रहा है। तुम जरूर बच जाओगे। वकील साहब, मैं बचूं चाहे ना बचूं, पर मेरे मन के भीतर जो जज बैठा है वो मुझसे बार बार कहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने एक दर्द से तड़पते हुए व्यक्ति को छुटकारा दिलवाया। वकील साहब, कैंसर की बीमारी में मेरे बाप की हालत उस कैदी की तरह हो गई जिसे फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन फांसी की तारीख तय न की गई। मैं पूछता हूँ वकील साहब, क्या फर्क पड़ता है उसमें? क्या फर्क पड़ता है? फांसी आज दो या कल? मैंने अपने बाप को दर्द से जल्दी छुटकारा दे दिया, क्या यही मेरा गुनाह है? देखो फंदी, तुम घबराओ नहीं, तुम जरूर बच जाओगे। जिंदगी में मैं कभी नहीं घबराया वकील साहब, कभी नहीं घबराया। मैं जानता हूँ मैं नहीं बच सकूंगा, मुझे कोई कानून नहीं बचा सकता। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे पछड़े में मत पड़िए। मुझे कोई नहीं बचा सकता वकील साहब, मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता वकील साहब।